कैसा है अनुराग कश्यप का घर? कैसा है? एक कमरा है जहाँ पर की पूरी दीवार पे सिर्फ सीडीज और डीवीडीज है। ओह, एक लाइब्रेरी है जिसमें पूरी दीवार पर ऊपर से नीचे तक सिर्फ किताबें भरी हुई हैं और उनसे तुम किसी भी किताब के बारे में पूछ लो उन्होंने पढ़ी हुई है। कुछ पाना ही पाना है हमने। हमारे पास खोने के लिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि आफ्टर बीइंग एन एक्टर, नहीं मतलब पैसा है मेरे पास। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल वहीं से आ रहा है। बम्बई वो शहर है जो आपको जज नहीं करता। बम्बई एक वैसा शहर है ना कि जहाँ हर कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करने को देखता है। बिल्कुल भी नहीं, वो दिल्ली है। यार मतलब हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें मेरा कितना आ रहा है। तो आप अनुराग कश्यप नहीं हो ना। कांस फिल्म फेस्टिवल, राइट, ठीक है, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ कैनेडी मूवी। कांस नहीं होता, बताओ क्या होता है? कैन बोलो या कान बोलो, वो एस जो प्रोनाउंस भाई जो चला जाए ना उसे पता है, ठीक अरे है। मुझे भी जाने के बाद पता लगा। 7 मिनट का यार स्टैंडिंग ओवेशन मैंने तो अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। 7 मिनट मिनट का तो it's टू too मच। much, हाँ, इट्स टू मच। सच हुआ था क्या ऐसा? हाँ हुआ था? अच्छा हाँ, अच्छा है ना। उसने कहा मेरे को भी नहीं पता है भाई। तो जब आप कोई कंपनी छोड़ के जाते हो और उसके बाद वापस आते हो तो आपका सबसे बड़ा सपना ये होता है कि यार मैं जब वापस आऊँ ना तो ये लोग मुझे इज्जत से ट्रीट करे, ठीक है। तो शायद से ये वो वाला फेज चल रहा है आपका कि यू हैव गॉन बैक फ्रॉम हियर एंड आप उसके बाद से यहाँ पर फॉर डिफरेंट पब्लिकेशंस, क्योंकि हमारा एक मीडिया हाउस बड़ा है तो वहाँ पे अलग जगहों पे आते हो। राइट। अभिलाष थपलियाल, ठीक है, वेलकम टू HT स्मार्ट ट्रस्ट, Thank वेलकम you टू so क्रिएटर much. बाजी। Thank मेरा you नाम so शिखर much. वाशने है भाई, ठीक है। शो का फॉर्मेट ये है कि हम थोड़ा खुले दिमाग से खुली बातचीत करते हैं। Okay. हमें बकचोदी जैसे शब्द कहने में कोई परहेज नहीं है, ठीक है, तो हम वो बोल देते हैं। आप बिल्कुल बोले, मैं मेरे कान बिल्कुल खुले हुए हैं इन सब शब्दों हाँ, के तो लिए। इन सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं एंड जो भी आपकी लाइफ में खराब, सही, अच्छा, बुरा जी जैसा चल रहा है, जी ठीक है, वो सब हम बातचीत यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है शिखर जी, है ना जी। हाँ तो अब मेरे को सबसे हाई से शुरू करते हैं हाँ कि कांस फिल्म फेस्टिवल, राइट। ठीक है, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ कैनेडी मूवी। कांस नहीं होता, बताओ क्या होता है? कैन बोलो या कान बोलो, वो एस जो प्रोनाउंस भाई जो चला जाए ना उसे पता है, ठीक अरे है। मुझे भी जाने के बाद पता लगा। हाँ, तो वही तो उससे पहले तक मैं भी कैन्स करता था, तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला या तो कान बोल या कैन बोल। कान फिल्म कान सही है, रेडियो वाले हैं ना, तो कान। हाँ, कान फिल्म फेस्टिवल जो है कैनेडी मूवी, राइट। ठीक है। 2 कैरेक्टर हैं आपके शायद उस पिक्चर में। नहीं, 2 नाम नाम देखे होंगे, हाँ, रूमी और चंदन। लेकिन चंदन रूमी कैसे बनता है वो आपको, दैट इज द स्टोरी। दैट इज नॉट द स्टोरी बट इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लॉट ऑफ द स्टोरी। ओके, हाँ, बट चलो जब वो मूवी बाहर आएगी तब हम लोगों को पता चल जाएगा वो फील क्या था। मेरे को पहले तो वो फील समझना है कि गोइंग फॉर अ फिल्म फेस्टिवल, वॉकिंग आउट द रेड कारपेट एंड देन वहां पर मैं पढ़ा बहुत सारे आर्टिकल्स में कि 7 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन थी, ठीक है, एंड यू ऑल वर सो इमोशनल। वो क्या फील था यार? जब आप, क्योंकि रेड कार्पेट के बारे में आपने पढ़ा होता है, सुना होता है, देखा होता है, तो जब आप वॉक कर रहे होते हो, मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। इट्स अ नॉर्मल कारपेट, नॉर्मल जैसे आप वॉक करते बट हो वहां वैसे तक वॉक पहुंचने किया। की बहुत मेहनत है। हाँ, वो मेहनत के बारे में भी आप बाद में सोचते हो जब आप वापस आते हो और आपके दोस्त और आपकी फैमिली मेंबर्स और जैसे तुम शिखर बात करो उसके बारे में, जब ये कॉन्वर्सेशंस होती है तब आपको रियलाइज होता है कि कुछ बड़ा हो गया है लाइफ में। लुमेर जो है वहाँ पर, वो बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर है अपने आप में, जो 2000 से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी है। वहाँ पर किसी फिल्म का प्रीमियर होना कान में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिल्म खत्म होने के बाद हमारे क्या होता है, फिल्म खत्म हुई, खड़े हो निकलो, हम निकलने लगे तब तक ताली शुरू हो गई। हमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ। 1 मिनट ताली बजी, फिर थोड़ी शांति हुई, मुझे लगा अब निकलना है, मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर तालियां शुरू हो गई। तो 7 मिनट का यार स्टैंडिंग ओवेशन मैंने तो अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। स्कूल, कॉलेज इतना कुछ किया, लेकिन कभी 7 मिनट तक किसी ने ताली नहीं बजाई। 7 मिनट ऑल्सो बीइंग इट कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे कोई बॉलीवुड में भी बहुत किल कर जाए, राइट, ठीक है, 7 मिनट का इट्स टू मच। हाँ, मतलब किसी भी आर्ट फॉर्म में, और वैसे भी फिल्म मेकिंग मुझे लगता है कि एक अपने आप में बहुत ही इवॉल्व्ड आर्ट फॉर्म है। तो वहां पर, और बोलते हैं कि फिल्म मेकिंग का मक्का है, जहाँ पर कि हाँ, इतनी सारी कान फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है, जहाँ पर कि दुनिया भर की फिल्म्स आती है। वहां पर आप एक फिल्म लेकर आते हैं और उसको इतनी तारीफ मिलती है, इतनी तालियां मिलती हैं। तो यार हम तो मतलब एक्टर्स हैं, हम 2 ही चीजों के लिए काम करते हैं, या तो तालियों के लिए या गालियों के लिए। या तो बहुत गाली पड़ती है या बहुत तालियां मिलती है, बट इतनी तालियां, वो अपने आप में वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और मैं जहाँ देख रहा हूँ लोग ताली बजाए जा रहे हैं, यहाँ देख रहा हूँ वहां, और क्या कौन ताली बजा रहा है, ऐसे भी नहीं हिंदुस्तानी, दुनिया भर के लोग, मतलब अंग्रेज तालियां बजा रहे हैं, अफ्रीका से आए हुए लोग, चाइना से, मतलब हर देश से आए हुए लोग। बट हाउ डिड दे अंडरस्टूड द फिल्म? वो कौन सी लैंग्वेज? अरे वही जैसे हम लोग इंग्लिश समझते हैं, सेम सेम फंडा सेम है, वो नीचे देख के पढ़ के। पर वो लोग ज्यादातर फिल्म मेकर्स होते हैं, फिल्म स्टूडेंट्स होते हैं, तो
आम जनता नहीं है जो वहां पर सिर्फ फिल्म देख रही है, आम जनता भी होती है थोड़ी बहुत, बट ज्यादातर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स आते जिन्हें हैं, बेसिकली उस पूरे बिजनेस की नॉलेज नॉलेज है। हाँ, तो जो अगर काम की वो समझ लोग है। आपके काम की तारीफ कर रहे हैं तो आपने कुछ तो अच्छा किया होगा। एंड स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू अनुराग कश्यप, वो अपने आप में बहुत कमाल मेरे को की वही जानना था, पता है मेरे को सबसे पहले वही जानना था कि हाउ वाज इट वर्किंग विद अनुराग कश्यप, एंड उनके बारे में वो सारी जो बातें हैं कि मतलब एक वो टेडी बियर से बहुत है हाँ, और वो यार, अपने बहुत सेट पे चिल्लर बहुत है, कूल हाँ, रहते हैं। हाँ, हाँ। अनुराग कश्यप के बारे में बताओ ना। अनुराग कश्यप से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है तापसी और पावेल, ये हाँ। लोग एक फिल्म कर रहे थे दोबारा, हाँ। और उसकी शूटिंग पुणे में चल रही थी। तो मैं इन दोनों से मिलने गया और वहां पर अनुराग कश्यप मुझे मिले, और हम जैसे हैं रेडियो वाले फैले हुए रहते की तरह फैल गए अनुराग कश्यप के सामने, और घंटों तक हमने बात की पहले दिन, फिर दूसरे दिन, ये 2 इंटरेक्शन मेरे हुए थे उनके साथ, और बहुत कमाल, बड़े मजे आए। उन्होंने कुछ कमेंट भी किया था इंस्टाग्राम पर मेरे किसी कमेंट के नीचे, क्या मैं तू यहाँ भी आ गया। तो बोले मेरी तो 2 दिन बातचीत हुई थी, रिश्ता बन चुका है अपना। फिर कट टू मेरे पास कॉल आता है, मैं ब्लर के लिए शूट कर रहा था नैनीताल में तापसी के साथ, ये अजय बहल की फिल्म थी, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, और उस शूट के टाइम एक अननोन नंबर से कॉल आता है, मैंने नंबर किया, हाँ अनुराग बोल रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ और पढ़ के बता तू करेगा नहीं करेगा। ये क्या सवाल होता है? मैंने कहा क्या कैसी बातें हैं ये, कैसी बातें हैं, मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ इतना समझ में आता है, करेगा नहीं करेगा, मैं कौन हूँ भाई, मुझे ये चॉइस मत दो, इफ यू आर अनुराग कश्यप जस्ट एक्सेप्ट यस। तो मैंने पढ़ा और बहुत ही, जैसा अनुराग सर लिखते हैं, बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखी हुई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, बहुत ही आज के वक्त की स्क्रिप्ट, बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो ना कहने का तो वैसे भी सवाल नहीं था, वैसे भी सवाल नहीं था, इतना बढ़िया नहीं था, ऐसे तो था ही नहीं। तो मैंने कॉल किया, हाँ कैसी लगी, मैंने कहा कि बहुत बढ़िया है, तो करेगा। यार ये आदमी कैसे सवाल पूछ रहे हैं कसम से। तो वहां से उस फिल्म के लिए ओके हुआ। हालांकि जब मैं वापस आया मुंबई तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे मिलना है आपसे, एक बार बात करनी है। तो बोलते हैं ठीक है घर पे आ जा। तो मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा ये कैसा है अनुराग कश्यप का घर, कैसा है? एक कमरा है जहां पर की पूरी दीवार पे सिर्फ सीडीज और डीवीडीज है। एक लाइब्रेरी है जिसमें पूरी दीवार पर ऊपर से नीचे तक सिर्फ किताबें भरी हुई हैं, और उनसे तुम किसी भी किताब के बारे में पूछ लो, उन्होंने पढ़ी हुई है। ये जो फर्क है ना किसी इंसान का, ये फर्क ही सबसे बड़ा, यही फर्क ही वैसे वो निकालता है, बस बाकी चीजें निकालता है। तो ये वो जो चीजें इतने इवॉल्व, इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार हैं, उसी वजह से वो बहुत पढ़ते हैं। वो मेरे को, मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा ये पढ़ी, बोलता है बस सारी पढ़ी हुई है यार। भाई तो वहाँ उनसे पूछा मैंने, उनकी स्टडी में ही हम लोग बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि मतलब आपने मेरे को क्यों दिया, ना मैं ट्रेन्ड एक्टर, ना आपने मेरा कोई काम देखा है। बोलते नहीं, जब मैं लिख रहा था ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ तू ही चल रहा था। वाह। मैंने कहा एक तो हम जैसे गरीब एक्टर्स को ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हमारा दिमाग खराब हो जाता है सब। तो that's how I got Kennedy। उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह हुए जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, और फिर हम लोग शूट पर पहुंचे। वहां पर मैं प्रिपेयर होके आया बिल्कुल तरीके से। मैंने कहा भाई इतना प्रिपेयर होके क्यों आ रहा है? अरे इतना तो मुझे नहीं पता। नहीं, उनको पता सब कुछ होता है, वो बहुत कमाल की चीज है। इनफैक्ट मुझे याद है एक टेक था जिसमें मैं राहुल भाई से बात कर रहा हूँ, और एक टेक में मैंने हाथ ऊपर ऐसे रखा और दूसरे टेक में मेरा हाथ नीचे हो गया। तो और मैंने कहा सर कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ। बोलता है अबे ओ तूने जब हाथ नीचे किया ना तो कैमरा तेरे ऊपर है ही नहीं, कैमरा वहां है। सो ही नोज एडिट पॉइंट्स, ही नोज एवरीथिंग अबाउट हिज फिल्म्स, व्हिच इज ब्यूटीफुल। मतलब इतने अवेयर डायरेक्टर के साथ काम करो तो बहुत चीजें आसान हो जाती है एज एन एक्टर। यार मतलब हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें मेरा कितना आ रहा है। तो आप अनुराग कश्यप नहीं हो ना। हाँ मतलब वो अलग लीड है यार, उसमें मैं हूँ भी नहीं। वो बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई, जैसा आपने बताया वो सारी चीजें। बट क्राफ्ट को समझना एक्चुअली मुझे लगता है क्राफ्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। यूजुअली हम लोग वो क्राफ्ट नहीं समझते हैं। और मुझे वो बताओ कि वो जो 2 दिन में बातचीत हुई, हाँ, उसमें क्या बातचीत हुई थी? इतना जोक्स, सिर्फ मजे, वो वाली बातें हुई क्या जो वो ट्विटर पे नहीं डाल रहे हैं आजकल? ट्विटर पे तो सब कुछ डालते हैं, अभी भी डाल रहे हैं, पहले भी डालते थे, इंटरव्यूज में अभी भी बोल रहे हैं, तभी भी बोलते थे। और वही मुझे उनके बारे में सबसे कमाल चीज लगती है कि वो बिल्कुल खुली किताब है। उनके 62 नंबर पेज पे जो मैं पढ़ूंगा वही तुम पढ़ोगे। वो एक ऑनेस्ट आदमी का मुझे लगता है वो कैरेक्टर डिफाइन करती है कि वो हर जगह पर वही हैं जो तुम्हारे साथ हैं, वही मेरे साथ हैं। कोई किसी से मैं बात कर रहा था एक जर्नलिस्ट से, और उन्होंने कहा कि अनुराग सर का जब उन्होंने इंटरव्यू किया तो ऐसा लग रहा अपने दोस्त के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। इससे बढ़िया चीज, से बड़ी चीज किसी इतने बड़े डायरेक्टर के लिए क्या हो सकती है कि वो इतना डाउन टू अर्थ है कि उसके साथ आप बात करते हो लगता है दोस्त से बात कर रहे हैं। और पहला इंटरेक्शन हमारा भी ऐसे ही था।
तो बट अनुराग कश्यप के आसपास के जो लोग हैं, हाँ। मतलब नाउ यू हैव वर्कड विद हिम, Right, ठीक है, right. 2-3 दिन बातचीत हो रही है, उसके बाद से भी कंटिन्यूअसली टच में ही हो गया, राइट ऑफ कोर्स है ना? तो उनका जो सर्किल है, जो उन्हें सीन रखता है, हाँ। या जो उन्हें बताता है कि सर ये करना चाहिए, वो कौन लोग हैं उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल, जो आपको दूर से देख के यार समझ में आया? मुझे ऐसा तो नहीं पता है, मुझे लगता है कि वो इंसान खुद ही उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। बताने की जरूरत मुझ जैसे लोगों को ज्यादा पड़ती है कि ये कर और ये मत कर और ऐसा कर और इसको इस तरीके से अप्रोच कर। विद पीपल लाइक हिम हु आर सो अवेयर, आई डोंट थिंक कि बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती है उनको, जिनकी वो आई एम श्योर वो राय लेते ही होंगे लोगों की, उनके लाइफ में जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे। बट मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो तो अनुराग सर पर रिलाई करते हैं बहुत ज्यादा चीज़ों को लेकर, और इतनी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं वो अपनी। जैसे मैंने उनसे पूछा था कि अभी क्या करना चाहिए मुझको, बोलते काम करना। तो बड़ी सिंपल बात है, बट इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बस काम करता रहे, हो जाएगा ना, मतलब कितनी सिंपल चीज़ है। बट वही सिंपल चीज़ जब अनुराग सर जैसे लोग बोलते हैं तो बहुत वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग वाला भी फैक्टर है। वही है, तुम बोलोगे शिखर ने तो यार काम किया, मैं तो छुट्टी बनाऊंगा। मार दो भाई, कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा बच्चों दिया राउंड है तो आपको दांत भी मारी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो, मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट अनुराग कश्यप, दैट इज देयर, बट व्हाट मेड यू in that very prominent in that acting space is the character SK sir, जो मतलब टू अ जेन ज़ी ऑडियंस, टू अ मिलेनियल ऑडियंस, सबको पता है कि दिस गाय इज SK सर। करेक्ट। हाउ डिड दैट हैपन? हमारा सवाल मैं रहने देता हूँ, तो मुझे ये बताओ, वो जब हो गया उसके बाद अराउंड के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, उनका क्या विजन बदला? ठीक है, एंड दी अदर थिंग इज कि उसके बाद जो ऑफर्स आए या जो ट्रॉल्स आए, उसमें वही रहता है कि यार आपने वो SK सर किया है, अब इस टाइप का टीचर वाला रोल है। 100% वैसे ही रहता है। तो बेसिकली नोबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट। नो, सो SK सर जब हुआ उससे पहले मेरे को सब लोग एक फनी लड़का, एक हीरो का दोस्त उस स्पेस में देखते थे। SK सर के बाद लोगों ने मुझे एक सीरियस एक्टर की तरह देखना शुरू किया, वो एक बड़ी चीज हुई। जो ऑफर्स आ रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एक बिहार का लड़का है, यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, छोटे गांव का है, फलाना कर रहा है, वैसी स्क्रिप्ट बहुत सारी आई और उनको मना भी किया क्योंकि मेरे को नहीं करना था वो, मेरे को उस स्पेस में अटकना नहीं था कि मैं बार बार रेपिटेशन करता रहूं। थैंकफुली मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास ब्लर आई, थैंकफुली मेरी किस्मत अच्छी थी कि अश्विनी अय्यर तिवारी की फाड़ू मेरे पास आई। वो अभी रिलीज नहीं हुई है। फाड़ू 9 दिसंबर को हो चुकी है। मेरी 2 रिलीजेस एक दिन में थी, ब्लर और फाड़ू। तो फाड़ू इज ऑन सोनी लिव, वो एक बिल्कुल अलग अलहदा कैरेक्टर था। ब्लर जब आई वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर था। उसके बाद थैंकफुली नवदीप सिंह का शो मिला मुझे, जो हम लोगों ने किया है वो इस साल के एंड में आएगा। थैंकफुली अमित शर्मा की मैदान मुझे मिली, जो अगेन एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। अजय देवगन लीड कर रहे हैं उस फिल्म को। तो वो किस्मत थी मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है उस शहर में। किस्मत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि किस्मत के साथ भी ये है कि वो किस्मत आपको चीज लाके दे देती है, उसके बाद मेहनत बोलती है, टैलेंट बोलता है। लेकिन वो चीजें मेरे पास आई और मैं ब्रेक कर पाया SK सर से उसकी वजह से। बट हाँ, तुम सही बोल रहे हो कि अगर ये कहा जाए कि जिसने एक्टर का ठप्पा दिया वो SK सर था। उससे पहले मुझे लगता था कि हाँ, हु एम आई एन RJ, या मैं सटायर भी कर रहा था, मतलब एंड आई वाज ओके विद इट। मेरे को सब कुछ में मजा आ रहा था यार। मैं तो मुंबई कपिल शर्मा शो में कैरेक्टर्स प्ले करने गया था, तो मेरे लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हु एम आई। बट हाँ, मेरे को लगता था जब कोई बोलता था कि आप सटायरिस्ट हो, आप पॉलिटिकल सटायर करते हो क्योंकि आप मफलर मैन, मैं बोलता था डन। कोई आके बोलता था आप रेडियो जॉकी हो क्योंकि आप रेडियो पर हो, डन। कोई बोलता था पोएट हो क्योंकि आप लिखते हो, मैं बोलता था डन। तो भाई पोएट्री भी रेस्पेक्ट है। मतलब इस पूरे जवाब में ना इतनी सारी चीजें थी। एक तो मैं चलो वहां से शुरू करता हूँ कि बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड, कमिंग टू दिल्ली एंड देन शिफ्टिंग टू मुंबई, इन तीनों शहरों में जो मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ पीपल, वो क्या है? यार उत्तराखंड में मैं कभी रहा नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, बट मैं फौजी का बेटा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ, मैं पला बढ़ा ग्वालियर में, जयपुर में, गुरदासपुर पंजाब में, जहाँ पोस्टिंग होती रही वहाँ चलते रहे। और फिर हम लोग दिल्ली में सेटल हुए। मुझे लगता है स्ट्रीट स्मार्ट होना दिल्ली ने मुझे ज्यादा सिखाया, क्योंकि 15 साल यहाँ बिताए, जो इम्पोर्टेंट 15 साल होते हैं जिंदगी के। तो मुझे स्ट्रीट स्मार्टनेस इस शहर ने ज्यादा दी है। उसके बाद बम्बई गया। बम्बई के बारे में मुझे लगता है कि मतलब कोई इंसान हमें लाइफ में मिले जो हमें जज ना करे, कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कितना बढ़िया लगता है ना बंदा, हम खुल के बात कर सकते हैं उससे, दोस्त जो होते हैं। बम्बई वो शहर है जो आपको जज नहीं करता है। ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही है मुझे, बिकॉज बम्बई एक वैसा शहर है ना कि जहाँ हर कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करने को देख रहा है। बिल्कुल भी नहीं, वो दिल्ली है। वो दिल्ली है। और 15 साल यहाँ बिताने और अब 6-7 साल वहाँ बिताने के बाद मैं बात कह रहा हूँ, बम्बई वो शहर है जो जहाँ पर लोकल में
एक सीईओ भी होगा, एक बिजनेस हेड भी होगा, और उसी जगह काम करने वाले एक ड्राइवर साहब भी होंगे। अच्छा, तो बम्बई वो शहर है जहाँ जो बिल्कुल इक्वल कर देता है। बारिश के हाँ। वक्त सब सेम सड़क पर सब जाम में same अटके हुए होते हाँ। हैं। तो इक्वलाइजर बड़ा कमाल का है बम्बई का। और बम्बई में ये मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है, वो जज नहीं करता है आपकी सेक्सुअलिटी पर, ओह, आपकी चॉइसेस पर, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, आपको कोई पलट के नहीं देखेगा। यहाँ जैसे होता है ना, अरे ये क्या पहना हुआ है इसने भाई, वहाँ पे नहीं होता ऐसा। दिल्ली तो मतलब हम तो दिल्ली रहे हैं, तो हमें तो पता है कि जरा थोड़े से पैसे आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है हाँ, कि इंसान मतलब का। आप गाड़ी कौन सी चला रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है ये। आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो? मैं कौन सी, मैं बहुत छोटी गाड़ी चलाता हूँ यार। बताओ ना। मैं क्रेटा चलाता हूँ। इससे पहले मैं छोटी नहीं है वो, Swift- कॉम्पैक्ट एसयूवी में काउंट करेंगे हम हाँ, उसे। बट मतलब मेरे बाकी दोस्तों से तुम अगर मेरी गाड़ी कंपेयर करो तो बहुत छोटी है। उससे पहले मेरे पास सेकंड हैंड मारुति स्विफ्ट थी। उसके बाद एक फोर्ड ली थी, फोन कौन सा यूज कर EcoSport, रहे वो हो? गाड़ी जल गई थी। फोन गाड़ी जल रही थी हाँ, कैसे? गाड़ी जल गई थी। तो कैसे? वो पता नहीं, कुछ तो फॉल्ट रही होगी गाड़ी। अरे मतलब पता तो चला होगा ना बाद में। ड्राइवर साहब चला रहे थे गाड़ी, गाड़ी चल गई। चल रही और कोई था मतलब गाड़ी में? धुआं आना शुरू हुआ आगे से, और फिर उसके बाद बंद किया उसको, फिर उस गाड़ी को भिजवाया वापस, पैसे आए। फिर उसके बाद क्रेटा ली 2017-18 में, तो वही चल रही है अब तक। तो काफी फोन कौन सा वक्त यूज हो कर रहे हो? गया। आईफोन कौन सा? कौन सा मॉडल? 14 प्रो मेरे ख्याल से। मैथ्स नहीं है? नहीं, प्रो है। मैथ्स क्यों नहीं थी? बड़ा है होता है ना। मैं एक्चुअली चाह रहा था, मैं सच बताऊं तो एक और छोटा कॉम्पैक्ट मिनी आता है। अरे मतलब आई लव दैट फोन। हाँ। पर बड़े सारे दोस्तों ने बोला कि नहीं भाई, फोटोज भी तो खींचनी होती है, वीडियोस भी तो बनाने होते हैं, तो वो ये अच्छा कैमरा है तो ये ले ले। अच्छा, वो ले लिया। वही ना, मतलब अब मुझे ये बताओ कि आफ्टर बीइंग एन एक्टर, नहीं मतलब पैसा है मेरे पास। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल अब वहीं से आ रहा है कि आफ्टर बीइंग एन एक्टर जो सबसे रैंडम खर्चे हुए हैं, हाँ। जो आप भी देते हो यार ये क्यों रखा हुआ है मेरे घर में, या फिर हाँ। ये क्यों खरीदा मैंने, हाँ। वो खर्चे कौन कौन से हैं? एक बड़ा खर्चा हुआ है जिसके बारे में अभी पता लगेगा कुछ टाइम में, वो बड़ा खर्चा हुआ वो है। क्या बस। हेडलाइन वाला खर्चा है क्या वो? हाँ, हेडलाइन वाला अच्छा। खर्चा है वो। हेडलाइन वाला खर्चा कुछ वक्त में पता लगेगा, बट उसके अलावा नहीं। भाई मेरे मैंने को- बोला था तेरे को शो शुरू करने से पहले कि यहाँ हम सारी बातें करते हैं। हाँ वो, लेकिन वो हेडलाइन वाला है ना, वो तुम्हें नहीं दे सकता मैं। यार तो आप यहाँ दे दो, हेडलाइन नहीं मारूंगा यार, ये सब सेम ही चल रहा है भाई, सब कुछ सेम है। तो वो एक बड़ा हाँ। खर्चा है, बट उसके अलावा यार मेरे को कैसा ऐसा शौक नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर उबर में आया हूँ वैगन आर में बैठकर, तो मेरे को कोई फाइट नहीं है उससे। अगर कोई मेरे को जज करता है तो फिर वो हाँ, उस मतलब फिर वो आदमी का- not worth उस it आदमी ही का है। पता लग रहा है। हाँ वो नॉट वर्थ इट। अगर मैं गाड़ी क्या चला रहा हूँ और मैं कपड़े कौन से पहन रहा हूँ और मैं किस जगह पर रहता हूँ, हालांकि मैं रहता कार्टर रोड पर हूँ, मुंबई की सबसे महंगी जगहों में से एक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर मैं कार्टर रोड से मीरा रोड भी चला जाऊँ या फिर काम तो बस मेरा और चले ठीक है ना, जाओ। 7 मिनट की ओवेशन तो है ना। हाँ मतलब वो 7 मिनट की भी मेरे लिए नहीं है, वो अनुराग कश्यप के लिए, बट हाँ। बोल रहा हूँ उसके हम छोटा सा हिस्सा है, बट ठीक है, आई एम सेइंग दैट शुडंट डिफाइन मी। या अ कार कैन नॉट डिफाइन मी, और नोबडी एल्स कैन नॉट डिफाइन मी। मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ दैट कैन नॉट डिफाइन मी। माय डेफिनेशन हैज टू बी मोर देन दैट यार। मैं जो काम करता हूँ इनफैक्ट इवन दैट कैन नॉट डिफाइन मी। मैं रेडियो जॉकिंग करता हूँ, व्हाट डिफाइंस यू? आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक जो भी मैं कर रहा हूँ आई लव इट। मैं अभी भी जब मैंने एस्पिरेंट्स किया, एसके सर की क्लास किया, ब्लर किया, फाड़ू किया, मैं हर रोज चाहे मैं कभी भी शूट कर रहा हूँ या मैदान की, या फिर मैंने नवदीप सर का शो किया शहर लाकौट, एवरी डे व्हेन आई शूट आई डू माय 4 घंटे का रेडियो शो एवरी डे विदाउट फेल। मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है बिकॉज आई लव इट। आई एक्ट बिकॉज आई लव इट। एंड योर कंपनी विल बी सो प्राउड ऑफ यू कि ये अमंगस्ट एवरीथिंग ये मैनेज कर पा रहा है। हाँ मतलब मेरा काम है, अगर मैंने आपसे कमिटमेंट की है तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। नहीं बट अगर मेरी कमिटमेंट है, मैंने साइन किया है आपके साथ और मैंने कहा है कि मैं शो करूंगा तो मैं करूंगा। तो मेरा वैसा है कि अगर मैं फौजी का बेटा हूँ यार, तो डिसिप्लिन और हाँ पंक्चुअलिटी मेरे खून में है। अगर मैं आपसे वादा कर रहा है, मैंने अपनी जुबान दी है, तो आई विल स्टिक टू इट। तो मेरा वैसा रहता है। आपकी कन्वर्सेशंस में फौजी का बेटा इज वेरी एविडेंट, हाँ है ना? तो व्हाइल ग्रोइंग अप पेरेंटिंग के टाइम में, हाँ apart from discipline, apart from punctuality, being grown up in a army family, हाँ। वो how does it different from your other friends की जिन्हों की अपब्रिंगिंग किसी छोटे शहर में हुई या किसी प्रिविलेज्ड क्लास में हुई, तो वो अपब्रिंगिंग में कितना फर्क आ जाता है? हर एक की अलग है, हर एक की। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फौज से हूँ तो मैं कुछ अलग हूँ। कई फौजी भी बड़े फौजियों के बच्चे बड़े रैंडम होते हैं, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। बहुत इंडिविजुअल अप्रोच होती है कि आप क्या चीजें सीखते हो, क्योंकि हर फौजी बाप बेसिक चीजें यही बताता होगा। What your parents did right with you? They let me be। मैं जो करना चाहता था, whatever I wanted to do,
whatever I was thinking, whatever I was exploring, whatever I was experimenting with in terms of my career, my studies, they let me be. मुझे मेरे जैसा रहने दिया. वो सबसे खूबसूरत चीज़ की, क्योंकि हम हमेशा बदलना चाहते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, माँ बाप को. बदला नहीं, वो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत चीज़ की. और उसकी वजह से आई केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. और मेरे को फौज में जाना था, नहीं हुआ. दे लेट मी बी कि ठीक है नहीं हुआ तो क्या हुआ. एंड देन हाउ यू केम इनटू दिस रेडियो जॉकी थिंग? जब फौज नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया खालसा कॉलेज में. और उसके साथ साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया. तो थिएटर का एक दो प्रोडक्शन मैंने किए. तो जब मैं कर रहा था तो हमारे साथ एक अभिषेक वाही होते थे. तो उन्होंने कहा कि यार तू बातें सही कर लेता है, बातें माहौल बना लेता है, तू रेडियो करेगा क्या? मैं कर सकता हूँ. कैसे करेंगे रेडियो? कोई आइडिया तो था नहीं, क्योंकि ना खानदान से, परिवार से कोई इस इंडस्ट्री में ही नहीं है. तो उन्होंने कहा कि एक मेरा दोस्त है हिसार में रेडियो सेटअप कर रहा है, चला जाऊँगा. तो हिसार पता ही नहीं था कहाँ है. फिर हिसार पता किया कहाँ है. फिर पता लगा पीरागढ़ी से बस जाती है राजस्थान रोडवेज की. तो 2006-07 की बात बता रहा हूँ मैं तुमको. अच्छा. फिर वहाँ से बस लेके पहुंचा हिसार, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुआ. दैट्स हाउ रेडियो स्टार्टेड. तो 4 घंटे जाना 4 घंटे आना, वैसा सीन होता था. अभी मेरे को लगता है अगर कोई किसी बच्चे से कह दे कि बेटा तेरे को 4 घंटे ट्रैवल करके जाना है, अप्लाई करना है, ऑडिशन देना है, और यार वो ड्राइव पे वीडियो बना के नहीं भेज सकते क्या? तो पीपल मिस अ लॉट ऑफ मेहनत जब से डिजिटल आया है. हाँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. डिजिटल आया है, उस वक्त भी थे बच्चे वैसे जो नहीं करना चाहते थे. हम हर वक्त ऐसे लोगों को देखेंगे जो करना चाहते हैं और जो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं. उससे डिजिटल आए या चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता. वो लोग हमेशा थे, हैं और रहेंगे. तो उससे मेहनत, मतलब अभी हमें लगता है कि यार 4 घंटे जाना 4 घंटे आना, तो मतलब बहुत ज्यादा है. ये तो टू मच है उस टाइम. और 4 घंटे का शो करना. एंड मैं बता दूं कि अभी भी भाई जो आए इंटरव्यू करने के लिए 1.5 घंटे गुड़गांव से यहाँ पर आए है ना. तो वो भी मेहनत ही है. मतलब अगर मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं भी बोल दूं मैं नहीं आऊंगा. नहीं यार, मतलब मैं वही कहता हूँ कि अगर मैंने कमिट किया है आपसे कि मैं आपके पास 4:30 बजे आऊंगा, तो मैं 4:15 पे या 4 बजे आपके पास हूँ. आपके टाइम की वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप मेरी वैल्यू करोगे. कहाँ आते हैं ऐसे गेस्ट? मतलब भाई मतलब ये कैमरा क्रू इस बात की गवाह है कि हम लोग यहाँ पे 4:30-5 बजे स्टूडियो का बुक करके रखते हैं. तो इंसान जब घुसता है, बीइंग इट कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी एक्टर हो, वो 5, 5:30, 6 तो कहता है कि यार 6:30 हो जाएगा, देखो कर देंगे मैनेज. तो वैसा भी हो जाता है हमारे साथ. वो ऐसा है जो है अब खून के अंदर. वो अच्छा है. मतलब कई बार मेरे साथ होता है. जैसे अभी मैं तुमसे पहले जहाँ इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया. मैंने सॉरी बोला उनको. उन्होंने कहा ठीक है चलो शुरू करेंगे. नहीं, नाम नहीं ले सकते. और एक घंटे मुझे तो बताओ कौन है. बताते हैं ना इंटरव्यू के. तो इंटरव्यू के 1 घंटे जो टाइमिंग था, उसके 1 घंटे बाद तक वो शुरू नहीं कर पाए. So I got up and I left. मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी है, शायद मैं बहुत ओवर कॉम्पनसेट करता हूँ, ओवर स्वीट हूँ लोगों के साथ. तो लोग फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, ठीक है ना, तो वो संभाल लेगा, वो समझ जाएगा. तो मैं कई जगहों पर समझ जाता हूँ, बट मैं हर बार तो नहीं समझ पाऊंगा अगर तुम बेसिक मैनेजमेंट नहीं रख पा रहे हो. तो बेसिक है तो मतलब ठीक है. अच्छा, देयर इज आयुष्मान खुराना, राइट. देयर इज अपार शक्ति, देयर इज प्राजक्ता रोधी, देयर इज जाकिर खान. ऑल दीस पीपल हैव वर्कड इन रेडियो. राइट. नाउ दे आर There are a lot of other people actually. There are a lot of other people, but वो 4 एविडेंट नाम जब आप रेडियो की बात करते हो तो ये 4 नाम मेरे दिमाग में आते हैं स्पेशली. Okay. तो what they did right, जो अभी कोई भी लोग जो डिजिटल इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में या रेडियो इंडस्ट्री में भी हैं, कि अगर उन्हें वहां पे किल करना है या किसी और स्पेस में किल करना है अपने उस सिस्टम से निकल के, what can they do? यार मैं किसी और के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है. सब You have been in touch with अपार शक्ति, आयुष्मान? यार हाँ, आयुष भाई से बात होती रहती है कभी कभार. सोशल मीडिया पर वो कमेंट करते हैं, मैं बात कर लेता हूँ. शायरी. हाँ, उनको कुछ पसंद आता है, वो शेयर कर लेते हैं. मुझे उनकी लिखाई बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ. तो वो लाइक करते हो, वो बातचीत होती रहती है. अपार से भी कभी कभार जब अवार्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ मुलाकात हो जाती है. पर कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि क्या कर सकते हो, मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज है ना, उनको बस इनकैश करते रहो. यूजुअली हम ना सोचते बहुत है और करते बहुत कम है. हाँ. तो अरे ये जब होगा ना भाई, तब तेरा भाई करेगा. जब ऐसा हो जाए तब तेरा भाई ऐसा कर देगा. वो कभी सही टाइम नहीं होगा. ऐसा और ऐसा एक साथ मैच हो जाए, ठीक है, उसकी गारंटी नहीं है. तो वो नई गाड़ी ले लिए, पर लग रहा है कि जब सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब गाड़ी निकालेंगे. वैसा होगा नहीं, किसी दिन नहीं निकलता, कभी नहीं निकलेगा. तो एक दिन ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा, रेड भी होगा. आपको बस गाड़ी निकालनी है, तो शुरू कर दो. और रिग्रेट मत करना. मैं जब दिल्ली में था तो बड़े सारे रेडियो जॉकीज मुझे कहते थे, अरे ये एक्टर
ये तो हमारे अंडर में था, ये तो हमारे साथ काम करता था, हम होते ना भाई फाड़ देते। मुझे लगा लाइफ में कभी भी मुझे ये नहीं कहता, अगर कहना कि अगर मैं होता ना तो मैं फाड़ देता, या तो मैं फाड़ दूंगा या मैं नहीं फाड़ूंगा। तो मुंबई जाते हैं, देखते हैं, नहीं होगा ना वापस आ जाएंगे। और कौन सा कोई जेल में थोड़ी डाल रहा है कि अगर तुमने बोल दिया कि यार मेरे को मुंबई जाना है। मेरे को लगता है वो रिग्रेट किसी जेल से बहुत बड़ी है भाई। मतलब जब आप ये बोलते हो ना कि अगर मैं होता मैं कर देता, वो रिग्रेट किसी जेल से बहुत बड़ी है। वो रिग्रेट लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो कुछ करना है ना, कर डालो, एक बार कर तो फेल हो जाएंगे ना। हमने क्या कमाया लाइफ में? 600 करोड़ रुपए तो हमारे खानदान में किसी के पास नहीं है। कुछ डूबने वाला नहीं है हमारा। हमने आके 30-40 हजार रुपए की नौकरी में मिल ही जाएगी कहीं भी। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना थोड़ा, 1-2 साल। द बेस्ट थिंग अबाउट मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग इज कि आपको पता है कि मेरे पीछे वालों ने भी कुछ इतना बड़ा नहीं किया है और इतना कुछ खोने को भी नहीं है। बस तो कुछ पाना ही पाना है हमने। हमारे पास खोने के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का खोने के लिए कुछ नहीं है। हमें जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा ही मिलेगा। और मेहनती हम होते ही यार। हम लोग जो आप कहोगे उसे डेडिकेशन के साथ कर ही देते हैं। वो ये जो एसके सर कहते हैं, पेशेंस, परसिवियरेंस और डेडिकेशन, तीनों चीजें जिसके पास हो वो फिर बन जाएगा। भाई आप आने वाले थे तो जो हमारे ऊपर ऑफिस में रूम है, मैं उनमें से पूछा था कि क्या कैरेक्टर है, क्या है, कैसे रहते थे जब यहाँ पे थे। तो उसमें मेरे को एक चीज समझ में आई कि पार्टी भी ज्यादा नहीं करता, नशे वशे के भी कोई ऐसे शौक नहीं है, ठीक है, बाकी बदतमीज इंसान भी नहीं है, जो कि इस इंटरव्यू में एविडेंट ही है। तो इज देयर अ स्पिरिचुअल साइड अटैच्ड टू यू एज वेल कि मैं ध्यान लगाता हूँ या मैं मेडिटेशन करता हूँ या एक्सरसाइजेस? ऐसा कुछ नहीं। एक टाइम पर मैंने किया था, एक प्रोग्राम किया था, तो वो बहुत काम करने वाला और बहुत ही सूदिंग था। मुझे लगता है मेरे को ग्राउंडेड रखने वाली मेरी बीवी और मेरी फैमिली है। वो लोग बहुत औकात दिखा के रखते हैं। वो ओढ़ने नहीं देते हैं कभी ऐसा मन भी करता है ओढ़ने का तो मेरे दोस्त जो हैं, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो या मेरे अपने दोस्त हों, और मेरी बीवी और मेरी फैमिली, मेरे को हाउ डू यू टेक पीपल विद योरसेल्फ कि रेडियो में जब मैं था तो ये सारे रूप थे जो मेरे थे, या फिर जब मैं वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो सारे रूप एक साथ रखना और उनके दिमाग में ये ना आने देना कि यार अभिलाष का तो बड़ा नाम हो गया यार, उससे तो अब थोड़ा रहने देते हैं। वो आएगा ही दिमाग में, बट उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप दूसरे के एक्शन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा हम्बल और एक्स्ट्रा स्वीट ना। नॉट रियली। उनके साथ क्यों हम्बल और स्वीट होना? मेरी दोस्त है तापसी, इतनी बड़ी स्टार है, मतलब इंडिया के टॉप सुपरस्टार्स, टॉप स्टार्स में से एक है। वो थोड़ी ना मेरे साथ हम्बल होने की कोशिश करती है। वो तो जैसी है वैसी है। मतलब 2016-17 में जैसी थी वो अभी भी वैसी है। ठीक है। तो मतलब ये सब तो मेरे लिए लर्निंग भी है कि अगर वो इतनी बड़ी स्टार होके मेरे साथ नॉर्मल है तो मेरे को क्यों हम्बल होना है? तो दोस्त है मेरा, बचपन से जानता है। ये अगर उठेगा थप्पड़ मार के इसको सही कर दूंगा। शगुन, ठीक है, इन लोगों के साथ काफी हैंगआउट है आपका। बहुत ठीक है, काफी हैंगआउट है, मतलब वो स्टोरीज में और इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी दिखता है। राइट। क्या है तापसी इतनी सारी पिक्चरें लाइन बाय लाइन किल कैसे कर रही है, एंड उसका वो जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने अनुराग कश्यप का समझना चाहा इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, वो क्या है? एंड एक वो जो चीज है कि वो बहुत वुमेन ड्रिवन कैरेक्टर करती हैं, या फिर उसमें प्रोटैगनिस्ट वही होती है। ये सवाल हम लोग कभी बच्चन साहब से नहीं पूछते, शाहरुख सर से नहीं पूछते, सलमान सर से नहीं पूछते कि वो मेन ड्रिवन कैरेक्टर्स क्यों करते हैं। हमने कभी पूछा है? नहीं। तो हम तापसी से क्यों पूछ रहे हैं? I am okay with it. I am very fine. मैंने उसका सारे कोड ड्रामा, सारे कैरेक्टर्स, उसके सिलेक्शंस मुझे नहीं पता उसके किस बेसिस पर होते हैं, बट एज अ ह्यूमन मैं उसको जानता हूँ। जितना मैं बता सकता हूँ कि शायद हम दोनों की इसलिए भी बहुत पटती है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस और सिंसियर है। और अब तो दोस्त से ज्यादा हम को एक्टर रही है ब्लर के टाइम पर, तो उसके साथ एक्ट करते हुए समझ में आता है कि वो कितना कुछ लेकर आती है अपने साथ किसी सीन में। बहुत 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 डेडिकेटेड है, बहुत ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर। मुझे लगता है वो एक रीजन है कि वो किल करती है हर एक फिल्म में। चाहे आप मुल्क देखो, चाहे आप उसकी थप्पड़ देखो, चाहे आप उसकी सांड की आंख देखो, चाहे उसकी दोबारा देखो, चाहे उसकी ब्लर देखो, आपको हर एक कैरेक्टर बहुत अलग दिखेगा और बहुत ही कमाल दिखेगा। वो उसका रीजन वही है, डेडिकेशन, ऑनेस्टी। उसको पता है उसके पास क्या है एंड शी वांट्स टू डू हर बेस्ट। वो एक रीजन है। सिलेक्शन क्या उसका होता है वो मैं एक बार पूछूंगा उससे, कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करते हैं। हु इज द बिगेस्ट सेलिब्रिटी यू हैव मेट जिसके सामने स्टार स्टक टाइप कुछ, क्योंकि रेडियो सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपकी एक्सेसिबिलिटी पहले से ही है। बिगेस्ट सेलिब्रिटी, बिगेस्ट मतलब वो बिगेस्ट का पैरामीटर नहीं पता भाई क्या है। बमन ईरानी आई थिंक। ओके, आई हैव इंटरव्यूड एवरीवन in the industry, everyone. You name a person and I've interviewed that person. Everyone I've interviewed. But नाम मत ले। everyone I've interviewed. But the person who I really wanted to meet was Baman Irani. Why sir? I love his work.
वो जो रेंज है ना उस आदमी की एज एन एक्टर, हम्म। चाहे तुम लक्ष्य देखो, चाहे तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस देखो, चाहे तुम खोसला का घोसला देखो, चाहे तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस 2 देखो, चाहे तुम 3 इडियट्स देखो, हर एक कैरेक्टर से इतना अलहदा है, इतना अलग है, हाँ। जुबान में, बॉडी लैंग्वेज में, दिखने में. आई वांट टू डू दैट इन लाइफ. आई वांट टू सी माई सेल्फ. जब पलटूं 10 साल के बाद और मैं अपने कैरेक्टर्स को देखूं, आई शुड फील प्राउड ऑफ माई ऑफ द थिंक यार ये इतने कमाल के कैरेक्टर्स, इतने अलग कैरेक्टर्स में कर पाया. सिमिलर चीजें नहीं करना चाहता हूँ. हाँ, मतलब दैट्स द रीजन व्हाई यू डिडंट पिक अप अनदर एसके या सर या आफ्टर या एस्पिरेंट्स. या और ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, अगर कुछ अच्छा आएगा 100% करूंगा. बट आई थिंक मेरे लिए राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये लोग मेरे को, विकी कौशल, ये लोग एक्चुअल ये स्टार एक्टर्स हैं. मेरे को स्टार्स इतना अपील नहीं करते जितने एक्टर्स जो स्टार हैं वो अपील करते हैं, क्योंकि उनकी विधा, उनका क्राफ्ट इतना कमाल का है ना. इट्स इंस्पायरिंग. उनकी जर्नीज इंस्पायरिंग है. उनके कैरेक्टर्स इतने अलग हैं एक दूसरे से. वो मेरे को बहुत कमाल लगता है. क्रिकेट यू फॉलो? बिल्कुल भी नहीं. इंडिया पाकिस्तान जिसमें कोहली ने मैच जिताया है, वो भी नहीं देखा? कौन सा मैच है यार एक अभी ना मैं बताऊं, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा मैच हुआ. हाँ. इंडिया हारने वाली थी ऑलमोस्ट. विराट कोहली का वही 2-3 साल से खराब फेस चल रहा था. हाँ. देन विराट कोहली ने वो मैच जिताया. अच्छा. एंड वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, तो उसकी Okay. बहुत हाइप बन रही. एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मुझे विराट पता भी कोहली नहीं तुम innings. सच बोल रहे हो झूठ मैं बोल रहे हो. सब मैं कुछ सिर्फ सच सुन बोल रहा हूँ. ये रहा जितनी हूँ. ऑडियंस ये सच है. हुआ था क्या ऐसा? हाँ, ये- हुआ था. अच्छा हाँ, अच्छा. है ना. उसने कहा मेरे को भी नहीं पता है भाई. मतलब मत करो यार, उसको touch. ठीक है. बट जब कोई चीज इतनी बड़ी नेशनल न्यूज बना रही है एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड उसका वैसा है कि वो 6 दिन तक चल रही है, हाँ. तो डोंट यू फील लाइक यार एक बार तो मैं देख लेता हूँ कि क्या कर दिया कोहली ने ऐसा, या फिर मतलब ठीक है, वो कंसर्न्स है सबके. मैं शायद अगर नेशनल न्यूज़ ये बनती है कि किसी महिला को बस से फेंक दिया गया है और उसको उठा के ले जाया जाता है, उसका बॉयफ्रेंड साथ में होता है बिना कपड़ों के, मुझे लगता है कि वो न्यूज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट हैपेंड ऑन रेडियो, हम लोग थे और रात को ही हुआ था. इसी जगह पर मैं काम करता था और हमें सुबह रेडियो स्टेशन में पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है. उस टाइम पर बहुत कुछ क्रिकेट में भी हो रहा था, बॉलीवुड में भी हो रहा था, बट वी डिसाइडेड टू टॉक अबाउट दैट. मुझे लगता है वो कौन सी चीज़ आपको अंदर से झकझोरती है, एक्साइट करती है. और मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट आपको एक्साइट नहीं करना चाहिए या करता है तो गलत है. बिल्कुल सही, अगर आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट तो क्यों नहीं. बट मुझे लगता है कि वैसी चीज़ें, मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे आई वॉन्ट टू नो अबाउट देम एंड टॉक अबाउट देम दैन एनी अदर थिंग. मैं बहुत ज़्यादा फिल्म्स भी नहीं देखता हूँ, व्हिच इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू से. मतलब आफ्टर मीटिंग अनुराग कश्यप एंड सीइंग हिज लाइब्रेरी एंड उनकी डीवीडी उनकी कलेक्शंस, तो फिल्म्स देखी हुई है मैंने. नहीं, but- आई एम सेइंग हाँ, जितना in उनके general. उनने Correct, देखा है, correct, सीखा है. correct. हाँ. खैर उनसे तो कंपेयर करना बहुत ही, मैं एक एवरेज हिंदुस्तानी के लिहाज से भी बहुत कम फिल्म्स देखता हूँ. वो एक प्रॉब्लम. अगर 10 फिल्मों के नाम लोगे तो हो सकता है मैंने 4 ही देखी हूँ. 6 ऐसी फिल्में होंगी जो मैंने नहीं देखी. अपने 2-3 सवाल बचे हैं. ठीक है. और वो पता है सवाल बचे भी क्या है, वो बातचीत में से निकलते आ रहे हैं अब तो, कि आपने वो मीडिया की जो बात करी है, हाँ. कि देयर इज क्रिकेट हैपनिंग, देयर इज बॉलीवुड हैपनिंग, हाँ. एंड And देन there देयर are इज दिस socially केस relevant व्हिच इज things. हाँ, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत टू सारी. एवरीवन. और मैं तो ये तो- एक हाँ. एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं तुम्हें कोट कर सकता हूँ कि उसी दिन मुझे याद है कि मेरा प्रोड्यूसर मेरे पास बहुत सारी और चीजें लेकर आया था कि ये हुआ है और ये भी हुआ है. और हमने अपने रेडियो स्टेशन पे एक पूरा का पूरा कैंपेन क्रिएट किया अराउंड दैट, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इट एन एवरी शो एंड वी वर आस्किंग फॉर जस्टिस. और एज अ मीडिया प्रोफेशनल आप 2 ही चीजें कर सकते हो. आप आंखें बंद करके यहाँ देख सकते हो और किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हो, या फिर आप उस एक कॉज को के बारे में बात कर सकते हो, उस अवेयरनेस फैला सकते हो. तो This वो was- मैंने किया. मेरे लिए वो ज्यादा मुझे एक्साइट करती हैं वो चीजें. वही मेरे को समझना है कि जो डिफरेंस है इन योर सेंसिबिलिटी ऑफ द न्यूज़, कि आई शुड पिक दिस एंड आई शुड टॉक अबाउट दिस, एंड जो अभी हम आजकल देख रहे हैं कि लोग टीवी पे मतलब वो डेसिबल्स का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो इतना चिल्ला रहे हैं कि नहीं आ रहा समझ में, एंड वो जो बातें कर रहे हैं वो बहुत इररेलेवेंट भी हैं शायद, कि देश में हमारे इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, तुम बातें क्या कर रहे हो. तो इन टर्म्स ऑफ अ न्यूज़ एंकर और अ मीडिया प्रोफेशनल, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड लुक कि भाई जिससे थोड़ी वो ऑथेंटिसिटी बने. यार आई हैव नो आइडिया कि हाउ न्यूज़ फंक्शंस, वो तो मुझे पता नहीं है. एज अ व्यूअर मैं बोल सकता हूँ. एज अ व्यूअर मुझे लगता है कि अगर मेरे और मेरे आस पड़ोस के लोगों के बीच में उन लोगों के जो मुद्दे जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, अगर आप वो डिस्कस करोगे तो मैं सुनना चाहूँगा. मैं अपनी कहानी सुनना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए ही बात कर रहे हो ना. न्यूज़ तो मेरे लिए ही कर रहे हो. आप थोड़े से
तटस्थ होकर अगर बात करो, इफ यू डोंट टेक साइड्स एंड यू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड यू डोंट चेंज द नैरेटिव, तो मैं सुनना चाहूंगा। और हमने वो न्यूज़ सुनी है स्टार्टिंग में, हाँ, स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक, जब तक कि हमने देखा नहीं कि क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं और ये सारी न्यूज़ जो आनी शुरू हुई थी। उससे पहले तो अच्छा ही न्यूज़ सिस्टम था, और ऐसा नहीं कि अभी भी खराब है, अभी भी अच्छे A lot of things are happening on, मतलब all these discussions are happening on podcasts now, या फिर हाँ नहीं, न्यूज़ चैनल्स में भी अच्छे डिस्कशंस होते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होते हैं, और वो उनका काम ही है करना। मतलब वो ऐसा ही है कि नेता को ऑनेस्ट होना चाहिए, हाँ, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। पर नहीं होता है। तो उसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता है, वो सबका अपना अपना काम है। मेरे हाथ में मेरा रेडियो शो है 4 घंटे का, जिसमें मैं जितना लोगों की बात कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चे का कॉल आया था हम लोगों के पास, वो कैंसर से स्ट्रगल कर रहा था। आई लॉस्ट माय फादर टू कैंसर। मेरी बहन ने कैंसर के साथ फाइट की है, तो हम लोगों ने उस बच्चे के लिए 12-13 लाख रुपए रेज किए अपने रेडियो शो से। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कौन सुनेगा रेडियो पर कैंसर की बातें करना, बट वी डिड इट। तो मेरे पास जितना जो भी And when रिसोर्सेज है उसके these बारे में बात things करता हूँ। turn into numbers, तो वो मोटिवेट भी ज्यादा ही करते हैं 100%, कि यार 100%। और ये हमने कर नंबर्स दिया। वो नहीं है कि 12 लाख व्यूज हैं, हाँ, हाँ। मैं बोल रहा हूँ 12 पैसे लाख हैं, रुपए actual जिससे पैसे। कि किसी का इलाज हो रहा है। हाँ, हम लोग हर एक के लिए इंपॉर्टेंस नंबर की अलग होती है ना, कि देखो मेरे 12 लाख व्यूज हो गए इस पे। मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को 12 व्यूज ही हो लेकिन उस बच्चे का इलाज हो। तो मैं इस तरह के शो पे भी अपना करता हूँ। एक सुधीर बहुत कमाल के सचिन के फैन है, हाँ, उनको हिंदुस्तान का झंडा लहराना था वर्ल्ड कप में, आई चैंपियंस ट्रॉफी में भी और वर्ल्ड कप में भी उससे हाँ। पहले। तो दोनों जगहों पर मैंने किया उनके लिए फंड रेज जो मैं कर सकता था। तो आई डू जिन्हें शायद से समझ में नहीं आया कि कौन सुधीर की बात हो रही है, तो आपने इंडिया के सारे मैचेस में, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखा होगा कि जो सर पे इंडिया का झंडा बना के पूरी बॉडी पेंट करके वो सचिन का नंबर देके, ठीक है, तो उन्हीं सुधीर के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ यहीं पे था मैं एक बार, तो इसी रेडियो स्टेशन के साथ था फीवर में, तो वहाँ पे किया था। फिर उसके बाद उनका फिर से कॉल आया कि यार एक और बार मुझे जाना है, इंग्लैंड जाना है। तो हम लोगों ने रेस किया। तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो बाकी तो फिर भगवान के हाथ में भी लिखी हुई ये चीज़ मैं बोल है। रहा था कि नहीं भी हो तो फिर दूसरी बार ट्राई करेंगे तब हो जाएगा। भाई वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव कि रेडियो के बारे में हमने बहुत बात करी, बट इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज पॉडकास्ट इज नाउ ऑन पीक, राइट, तो द पावर ऑफ ऑडियो मीडियम, ठीक है, इफ वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन वीडियो, राइट, तो फिर वो डिफाइन मी कि हाउ डू यू थिंक कि ऑडियो कैसे इम्पैक्ट करता है, एंड वो जो इमेजिनेशन बिकॉज ऑफ ऑडियो बनती है, या जो एक कनेक्शन हार्ट टू हार्ट ऑडियो के चक्कर में बनता है, वो कैसा रहता है? आज मैं उबर लेके आ रहा था रोहिणी से, जब मैं गुड़गांव की तरफ जा रहा था, तो ये भाई जो है पॉडकास्ट सुन रहे थे, जो ड्राइवर साहब थे, और वो पंजाबी गाने लिखते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, उन्होंने पंजाबी गाने लिखे हुए हैं। और एक गाना है भंड यार यूट्यूब पर, वो उनका लिखा हुआ है, और उन्होंने पूरा गाना वाना मुझको सुनाया, और वो मेरे बैठने से पहले पॉडकास्ट सुन रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा ये क्यों सुनते हो आप? तो उनका कहना था कि दिस मोटिवेट्स मी, और उनका जो अपना नाम वो बोलते हैं अप्रैल बोलते हैं, पर मतलब जो एज ए लिरिसिस्ट अप्रैल के नाम से लिखते हैं। अच्छा, पेन नेम अप्रैल है। तो वो बोलते हैं बड़ा पॉडकास्ट मेरे को बड़ा मोटिवेट करता है, मुझे मतलब कुछ एनर्जी मिलती है। तो वो यार, अगर एक कैब चलाने वाले ड्राइवर साहब ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो कहीं ना कहीं तो ट्रिकल डाउन हो रही है पॉडकास्ट की पावर। रेडियो में बहुत प्यारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, मुझे याद है 2007-8 की बात है, एक रेडियो चैनल वगैरह था ना, म्याऊ, ऑल विमेन रेडियो स्टेशन। वो इतना इवॉल्व्ड रेडियो टॉक फॉर्मेट, गाने बीच बीच में आ गए तो आ गए, वरना बातें ही कर रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं 24 घंटे, जबकि रेडियो जनरली रोज गाने सुनने के लिए करते हैं। लेकिन उसका मतलब जब अगर आप म्याऊ सुनना शुरू करोगे, आप म्याऊ से ट्यून आउट नहीं करोगे। वो ऐसा रेडियो स्टेशन था, और मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ, अब हम लोग पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं। इट वाज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। आई थिंक वी नीड इन रेडियो ऑल्सो वी नीड टॉक फॉर्मेट, जहाँ पर कि कॉन्वर्सेशंस जो हम लोग कर रहे हैं वो रेडियो पर हों, और जो हमारा स्टैंडर्ड होता है लिंक लेंथ 1 मिनट 2 मिनट होनी चाहिए, उसके बाद एक गाना चलना चाहिए, फिर ऐड आना चाहिए, वो उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सकता है। हाँ, मतलब तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे लगता है किसी को स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी ऑडियो की पार किसी भी, मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म की पार तो होती है, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़ चैनल्स हो, पॉडकास्ट आज की तारीख में।
तो हर एक चीज इन्फ्लुएंस तो लोगों को करती है, तो है पावरफुल मीडियम तो है भाई। इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क दिस हाँ जी। कि कुछ ऐसे लोग जिनका काम आपको बहुत पसंद है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल स्पेस, इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड, इन टर्म्स ऑफ हॉलीवुड, हाँ ठीक है, वो कुछ रिकमेंडेशंस अगर आपकी तरफ से हो फॉर द ऑडियंस, फॉर द व्यूअर्स, तो वो देते हुए चले जाओ। डिजिटल स्पेस में मुझे एक लड़का है, गवैया नाम है उसके हैंडल का। अच्छा, वो जो गाने गाता है, बहुत सुंदर गाने गाता है, वो इतना सुरीला लड़का है वो, तो आई लव दैट। उसको मैं मतलब मैसेज कर देता हूँ। एक हमारा पहाड़ी सिंगर है एक लड़का, उसकी भी मैं वीडियो, अभी मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया है, मैं सॉरी उसका नाम भूल रहा हूँ, बट वो पहाड़ी गाने गाता है यार, बड़े प्यारे। वो बचपन में जो हमने सुने थे गाने, वो गिटार पर प्ले करता है, तो वो लड़का है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसको बड़ा इंजॉय करता हूँ। तो प्लीज़ उनको सुनिए। आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत सारे हैं अच्छे जो हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, बट म्यूजिशियंस मुझे लगता है कुछ बहुत सुरीले लोग हैं वहाँ पर जिनको फॉलो किया जा सकता है। फिल्म्स वगैरह देखिए, कहानियाँ बड़ी अच्छी अच्छी आ ही रही हैं, उनके बारे में पता ही है, पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है वो एक आर्ट फॉर्म है जो पीछे छूटती जा रही है, पढ़ाई किताब रीडिंग। बाकी सोशल मीडिया मुझे फॉलो करिए। सोशल मीडिया हैंडल बता दो भाई। होलसम एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, आपको राइटिंग मिलेगी, आपको ह्यूमर मिलेगा, आपको सटायर मिलेगा। सर, कपिल शर्मा शो, हाँ जी, फ्रॉम गोइंग देयर कि मैं वहाँ कुछ कर देता हूँ हाँ एंड मैं वहाँ गेस्ट बन के जाऊँगा, हाँ द डिफरेंस, द जर्नी, राइट हम सब भी एविडेंट रहे हैं, राइट। बट आर देयर सम थिंग्स जो लोगों को जाननी चाहिए कपिल शर्मा के बारे में या उस शो के बारे में, बिकॉज वो 10 साल से टीवी पे चल रहा है, राइट, हम सब देख रहे हैं, हाँ बिहाइंड द सीन्स क्या होता है यार। वो उतना ही इम्प्रॉम्प्टू है जितना लगता है। द शो आई थिंक काफी आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है, कौन आर्टिस्ट वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार वहाँ पर गया था, मेरे एक लिसनर थे जिनको मैं कपिल शर्मा से मिलवाने के लिए लेकर गया था, और वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल था मेरे लिए, क्योंकि इट वाज सुनील ग्रोवर वाज देयर, कपिल शर्मा वाज देयर, विद्या बालन और अर्जुन रामपाल आए थे, और उससे ठीक पहले मैंने रेडियो पर उनको इंटरव्यू किया था, तो विद्या लाइक हाय तो बहुत फनी था वो शो। अब जब मैं एज अ गेस्ट गया इतने सालों के बाद, तो भी उतना ही फनी था, तो मुझे बड़ा कमाल लगा यार। वो अपने क्राफ्ट में बहुत सही है, वो शो अपने आप में बड़ा कमाल है, इसी वजह से 10 साल से चल रहा है। इसी वजह से वो नहीं चल पाते, वरना शोज बंद हो जाते हैं अगर अच्छे शो। अरे हमें तो पता ही है भाई। ठीक है, तो ओके जी, यही था भाई बातचीत, यही सब बातें करनी थी हमें। करेक्ट सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच कैनेडी के लिए सर, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत मजा आया। आपको कैसा मजा आया? आपको इस पूरे इंटरव्यू, वीडियो फॉर्मेट, जो भी हमने बातें करी, उस सब का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो सामने कैमरा है, एंड बिकॉज यू आर इन दिस कंटेंट क्रिएशन का प्रोफेशन, जब आप रेडियो जॉकी थे तो आपको वो सारे भी पता है कि लाइट बुलवाना होता है, शेयर बुलवाना होता है, कमेंट बुलवाना होता है, तो वो भी आप एक बार सामने ही बुलवा दो भाई। यार मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशंस जब भी होते हैं और दिल से कॉन्वर्सेशंस होते हैं, तो उसमें मजा तो आता ही है। तो अगर मजेदार कॉन्वर्सेशंस और सुनने हैं आपने, क्या करना है लाइफ में, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना है, तो ये पॉडकास्ट आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शिखर वाशने। बाकी थैंक यू। इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, मैं सोचा था बोल के बता दूं। ठीक है, यही थी बातचीत भाई। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू यार मतलब हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें मेरा कितना आ रहा है। तो आप अनुराग कश्यप नहीं हो ना? क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है।